बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स। बेटा बात बंद करोगे नहीं करोगे? हाथ जोड़ूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। हमें यह ध्यान रखना है कि ये हमको जो सब्सटेंस दिया जा रहा है वह क्या है। तो यदि वह जैसे मेटल हो, एग्जाम्पल के तौर पर मेटल हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। नंबर ऑफ, आवाज ज्यादा तेज है? अच्छा, कम कर लेता हूं ना मैं। ये क्या अब सही है? आवाज एकदम परफेक्ट है? थोड़ी सी ज्यादा? अब ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस आपको दिया जा रहा है वो सब्सटेंस, यार ये जो एकदम से डम डम आता है, पता नहीं क्या है इसमें यार। ये चेक करके देखते हैं ये वाला माइक, इस माइक में क्या होता है। हेलो हेलो, हेलो, आवाज ठीक है अब? ये चलिए, number of moles of any substance is equal to the number of moles of that substance। और सब्सटेंस यदि मेटल है, क्या अभी भी कम है आवाज? और कम करूं? तेज करूं? इससे ज्यादा तेज नहीं होगी वो। अब ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन, अब यदि ये मेटल है तो इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, अब जरा सोचिए, सब्सटेंस यदि हमारा कोई कंपाउंड हो तो हम यहां पर यूज करेंगे वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, मींस दैट सब्सटेंस कंपाउंड है वो, तो उस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर वेट यूज करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। कभी भी ध्यान रखना, एटॉमिक वेट भी एटॉमिक मास है, मोलर मास है। एक मोल का मास है, एक मोल एटम्स का मास है,
और ये 1 मोल मालिक्यूल का मास है, इसलिए मालिकुलर मास है या मोलर मास है, मालिकुलर वेट है। ये दो चीज। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसका और इसका, जरा सोचो। कैलकुलेट द मोल्स या द नंबर ऑफ मोल्स इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो हमको यही वाला फार्मूला लगाना है। क्या हो जाएगा बताओ? वेट ऑफ सब्सटेंस, सोडियम एटॉमिक स्टेट में है, सोडियम किस स्टेट में है? एटम वाली, और एटम मिलकर के क्या बना रहा है? पूरा मेटल। ठीक है, तो ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे? 23 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कितना है सोडियम का? 23। कितना आया? 1 मोल। 1 मोल। ठीक है, और इसमें अगर मैं क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH, तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 40 ग्राम है, और NaOH का जब मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, यह हो जाएगा 40, और दैट इज 1 मोल। दोनों ही 1 मोल है। मींस 40 ग्राम NaOH का और 23 ग्राम सोडियम में, दोनों में ही नंबर ऑफ मोल कितने आए? 1 मोल। ठीक है, कंपाउंड का मोल है। जैसे ये देखो, ये Na है, ये Na, ये OH, तो NaOH पेन कितना बना? NaOH है, ये NaOH है। समझ आ गया? एक ही पेन दिख रहा है तो 1 मोल NaOH। इस तरह से सोचेंगे तो NaOH इज मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये सोडियम मेटल। अब बताइए दोनों में मोल। अब हम एक और मोल का तीसरा फॉर्म लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और जो पार्टिकल हैं, सब्सटेंस के पार्टिकल, यदि वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर वो पार्टिकल एटम्स हैं, जैसे सोडियम मेटल, अब सोडियम मेटल में एटम्स होंगे कि मॉलिक्यूल होंगे? एटम्स, तो वो पार्टिकल्स हो जाएंगे एटम्स। समझ आ गया? तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई बात की नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताइए, अब यदि मान लो मेरे पास 1 मोल हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लाई करूं मैं 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसी को सीधा लिख दूं। यहां देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम, ऐसा लिखेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हम 1 मॉलिक्यूल, या यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ NaOH। हम यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH नहीं लिखेंगे। ठीक है, मोल और मॉलिक्यूल माने इसमें हमको कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये देखो, ये मोल का रिप्लेसमेंट है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। ऐसा ये रिलेशन बनेगा। और यहां पर 1 मोल का रिप्लेसमेंट है, ये मोल का रिप्लेसमेंट है 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। सोडियम एटम्स या एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ सोडियम। आ गया समझ में? सोडियम के एटम्स हैं, NaOH के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ध्यान देना, इसी 1 मोल को, इस मोल को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम।
of sodium. It is not 1 gram. मैंने 1 ग्राम सोडियम एटम नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? 1 ग्राम एटम। तो ग्राम एटम जो वर्ड आया उसका मतलब क्या है? मोल। 1 ग्राम एटम। उसी तरह से मैं इसको ऐसा लिख सकता था, 1 ग्राम मालिक्यूल। ये देखिए पूरा वर्ड ग्राम मालिक्यूल ऑफ NaOH। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता कि 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ NaOH का मीनिंग क्या है, तो आप आंसर देते 1 मोल ऑफ NaOH। का मीनिंग ये हुआ कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 NaOH के मालिक्यूल्स इसमें हैं। समझ आ गया? तो इट इज 1 ग्राम मालिक्यूल या 1 मोल बोलिए, इट इज 1 मोल और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। बोले सर फिर ये क्या लिखा है? तो ये 6.023 एटम ऑफ सोडियम, ग्राम एटम नहीं बोला। 6.023 इस सोडियम एटम की जगह एटम्स सोडियम लिख सकते हैं कि नहीं? एटम्स ऑफ सोडियम। लिख सकता हूं या नहीं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल में कितने एटम होंगे? इतने। कितने पार्टिकल होंगे सोडियम के? इतने। अगर मैं यहां पे ग्राम एटम्स बोल देता तो इसका मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल हो जाता वो, और उसमें फिर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का मल्टीप्लाई करते उतने एटम्स होते। आ गया समझ कि नहीं? तो एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, मूल कंसेप्ट का, सिंपल। ठीक है, मुझे इस बैच में 0 से एक एक बात को धीरे धीरे समझाते हुए पढ़ाना है। ठीक है, मुझे मेरी बात आ रही है समझ में? और जिसको यदि यहाँ पर लगता है कि हम धीरे पढ़ रहे हैं, हमको देखो हर बैच की अपनी अपनी सिस्टम है। मुझे बार बार मैं बोलता हूं, यहां पर मुझे एक एक वर्ड को समझाना है। बहुत से बच्चों को ये बात नहीं मालूम होगी कि 1 ग्राम एटम और 1 मोल एक ही चीज है। यहां पर 1 ग्राम एटम आप सोडियम लिख दूं तो वो हो सकता है कि गलत कर दें, तो ये बात मुझे बतलाना पड़ेगी यहां पर। आ गया समझ में? हटा दूं इसको। अब यदि मान लीजिए वही क्वेश्चन मैं आपको 46 ग्राम देता तो 46 ग्राम से हमको कितने मोल मिलते? देखो 2 मोल मिलते। 2 मोल ऑफ सोडियम लिखता मैं, और यहाँ पे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम लिखता, या क्या लिखता? 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो 2 ग्राम नहीं है। यदि मैं 2 ग्राम सोडियम दूं और आपसे पूछूं कि कितने मोल, 2 ग्राम, तो ये देखिए 2 ग्राम वेट ऑफ दैट सब्सटेंस वन मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट 2/23, this is the mole, 2 ग्राम and 2 ग्राम एटम। समझ आ गया? 2 एटम, 2 ग्राम एटम और 2 ग्राम, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो कितने फॉर्म हो गए मोल के बताइए? 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और उससे आप समझ लेंगे बात को। अगला नंबर ऑफ मोल्स, अगर वह गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की मैं बात करूं, स्टेट गैसियस है, तो क्या आना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ
गैस, जो भी गैस है एट एसटीपी पर हमको उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ये बात ध्यान देना, इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो किसी भी गैस में नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन गैस को मैंने एक कंटेनर में 44.8 लीटर करके भर दिया है, ये मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने हाइड्रोजन गैस 44.8 लीटर एसटीपी पर भर दिया है। चाहे मैं H2 गैस लूं, चाहे मैं CH4 गैस लूं, चाहे मैं H2O गैस लूं, चाहे मैं C2H6 एथेन गैस लूं, कोई भी गैस लूं, चाहे मैं हीलियम गैस लूं, अकेला हीलियम गैस मोनो एटॉमिक, चाहे मैं O3 गैस लूं ट्राई एटॉमिक, चाहे मैं ये देखिए 6 और 1 7 7 एटॉमिक, से फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी एनी गैस, इफ द 44.8 लीटर एट एसटीपी इट कंटेन्स 2 मोल्स, कितने मोल हो जाएंगे उसमें, समझ आ गया? तो दिस इज इक्वल टू द, अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4 इक्वल टू 2 मोल। ठीक है, किसी भी गैस के 2 मोल होंगे उस गैस के, यानी मैं क्या बोलूंगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आप, वो चाहे आप H2 लो, चाहे He लो, चाहे CH4 लो, चाहे H2O लो, चाहे C2H6 लो, चाहे O3 लो, एनी कोई भी गैस लो, उसके मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया बात? तो 44.8 लीटर ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई कंटेंस 2 मोल्स, कोई भी गैस, ये देखिए उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये कोई भी। अब बताइए इसमें कितने एटम हैं, H2 गैस में कितने एटम है, तो मैं ये बोल सकता हूं इनटू मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अगर एटम्स निकालना है तो और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 5 से, इसमें 3 से, इसमें 7 से, इसमें 3 से, वो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे वो, समझ आ गया? यहां पर मैंने क्या लिखे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज किया है, एटम नहीं यूज किया, आया कि नहीं समझ में? तो ये गैस के इस तरह से यूज किया जाएगा। ये आ गया समझ की नहीं? ये इतने फॉर्म्स आपको समझने हैं। अब देखो मैं इसको बहुत सारे फॉर्म में एक बार और समझाता हूं। सपोज मैंने आपसे बोल दिया 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया मैंने, तो पहले मैं लिखा लू नंबर ऑफ मोल्स, बताइए कितना आया, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन, ये कंपाउंड है कि एटम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए 44, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितने मोल आए, ये क्या लिखूंगा मैं, 1 मोल ऑफ CO2, ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, इसी को मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता
कि 1 मोल को मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना, तो बताइए कितने हो जाते? 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ऐसा लिखता मैं। समझ गए? एक CO2 का मॉलिक्यूल, ये देखिए ये एक CO2 का मॉलिक्यूल है। ये बीच में आप व्हाइट देख रहे हैं, ये कार्बन है और ये 2 अक्षीय CO2 का मॉलिक्यूल है। इसमें कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर मान लो मुझे बात करनी है आपसे कि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, तो एक, और ऑक्सीजन एटम तो 2। तो बताइए इतने मॉलिक्यूल में कितने होने चाहिए? मैं ऐसा लिख सकता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बताइए सही है या नहीं? और इसके टर्म में 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने मॉलिक्यूल में इतने क्या हैं? कार्बन एटम। और ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल को। तो मैं इस टर्म को ऐसा भी लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 1 मोल कार्बन एटम, और यहां एटम्स ऑफ कार्बन है, मोल नहीं है। यहां पे मोल को मैंने, ये मोल जो दिख रहा है इसको एवोगैड्रो के टर्म में लिख दिया है। मोल 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। समझ आ गया? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। गलत, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, या एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसी चीज को कैसा लिख सकता हूं? 2 इंटू, ये मोल की जगह में ये वर्ड यूज करूं तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऐसा लिखूं, या ऑक्सीजन एटम लिखूं? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राम एटम वर्ड यूज नहीं किया मैंने, ठीक है? यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? आर। मेरी बात समझ आई आपको? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये अलग कर दूं मैं इसको, है ना, ये अलग। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तब तो नहीं लग रहा है कॉम्बिनेशन? अगर ऐसा भी तो लिख सकता था मैं, 2 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, टोटल एटम। इसको मैं इस डिजाइन में भी लिख सकता था ना। ये देखिए, इक्वल टू 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये देखिए, तो 44 ग्राम CO2 में कितने मोल्स हैं CO2 के? 1 मोल। टोटल एटम कितने हैं? 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 टोटल एटम्स। 1 कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल, दस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को। 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर 1 मोल को। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां 2 मोल वर्ड यूज नहीं किया, मोल की जगह क्या यूज किया? ये। चाहे मैं 2 इंटू Na एटम्स बोलूं या 2 मोल एटम्स बोलूं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, या क्या बोलूं? मोल को ग्राम एटम लिख सकते हैं, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 ग्राम नहीं बोला, 2 ग्राम एटम। क्या लिखा हूं? इसको कैसा लिख सकता हूं? 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लिख सकता हूं। यहां लिख सकता हूं टोटल 3 ग्राम एटम्स। समझ गए? 3 ग्राम नहीं बोला, 3 ग्राम एटम्स, 3 मोल्स। ये मोल है। मैं टोटल इसमें ऐसा लिख सकता हूं
1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 3 मोल्स एटम। 3 मोल एटम है कितने, देखिए 1 मोल में 3 मोल एटम। 1 मालिक्यूल, अगर मैं ऐसा लिखता 1 मालिक्यूल ऑफ CO2 तो क्या लिखता 3 एटम्स। एक मालिक्यूल CO2 में 3 एटम है, तो एक मोल में कितने एटम होंगे, 3 मोल एटम होंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 ग्राम एटम्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है ना, समझ आ गया। और इसको क्या लिख सकता हूं, 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ CO2। इसकी जगह में लिखा है मैंने, ये नहीं लिखा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1, इधर देखिए ग्राम मालिक्यूल CO2। 1 ग्राम नहीं बोला, 1 मालिक्यूल नहीं बोला, 1 ग्राम नहीं बोला, 1 ग्राम मालिक्यूल नहीं, 1 मालिक्यूल नहीं बोला, 1 ग्राम मालिक्यूल। ग्राम मालिक्यूल का मतलब बहुत सारी चीजें एक में हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ऐसे ही पढ़ा जाता है तभी समझ आएगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब क्या हो रहा है। बोलिए पॉइंट समझ आ गया आपको। अब यदि इसी में पूछ लिया जाए 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 44 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो और आसान, अब कोई परेशानी नहीं है इसको समझने में। देखो इधर आपसे क्वेश्चन पूछा 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स हाउ मैनी मोल्स पूछा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा। तो पहली स्टेप मोल्स ऑफ CO2 के मोल निकालिए, 44 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 1 मोल। 1 मोल कितने मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये आ गया हमारे पास, ये पहली बात। दूसरी बात, अब दिमाग लगाया कि एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में 8 इंटू 2 22 इलेक्ट्रॉन्स, कितने में, 1 CO2 मॉलिक्यूल। एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने CO2 है मॉलिक्यूल, इसलिए अब तीसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2, जो आपने कितने, इन 44 ग्राम ऑफ CO2 आपको कितना दिया था, 44 को मैंने पहले बदला मोल में, इतने मॉलिक्यूल था गया, और एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये आ गए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है 44 ग्राम में। बार बार इसको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई 22। और इसको तुम क्या बोलते हो, एवोगैड्रो नंबर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 22 Na, और Na का मतलब क्या होता है, एक मोल, एक मोल के बराबर। इसको आप और क्या लिख सकते हो, 22 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल CO2 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 22 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आंसर है आपका 22 Na। ठीक है, अगर मोल में पूछते तो 22 मोल, इलेक्ट्रॉन में पूछते 22 Na, दो चीज। और इसी को आप लिख सकते हैं 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन।
जैसे ग्राम एटम, ठीक है, समझ आ गया है पॉइंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं। आप क्वेश्चन कोई सा भी दिया जाए, आपको एप्लीकेशन ऐसा ही करना है उसका। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं बेसिक कंसेप्ट्स में, तो उन्हें आप धीरे धीरे सॉल्व करिए। आ गया या नहीं समझ में? एक क्वेश्चन दूं जो आपको आया है। 4.2 gram of N3 1 negative ion contains how many valency electrons? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये N3 कई बार ऐसा -1 के साथ ऐसा अकेला इतना लिखते हैं, ठीक है। एक ये आयन भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना। यदि ये आयन है तो इसका मतलब ये नाइट्राइड आयन है, और ये आयन है इसका मतलब एजाइड आयन है। HN3 इससे क्या जोड़ोगे? H जोड़ो, HN3 वो कहलाया हाइड्रोजोइक एसिड, और NH3 वो कहलाया अमोनिया। समझ आ गया भाई? दोनों आपको दिया है एजाइड आयन, उसके कितने ग्राम दिए हैं? 4.2 ग्राम। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बेटा ऑफ सब्सटेंस, ये दिया है 4.2 ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट। अब ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इसका। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 इंटू 3 कितना हो गया? 42। ये मॉलिक्यूलर वेट बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बोले सर ये तो आयन है, तो आयन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का वेट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? प्रोटॉन का वेट 1 मानते हैं, न्यूट्रॉन का वेट भी 1 मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वेट 0.00054। कहीं याद ना हो तुमको तो प्रोटॉन का मास 1.0075 AMU। इसको हटाओ, देखो 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद अपन कुछ नहीं सोचते, ठीक है। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.20 है 89 AMU। बिल्कुल मत सोचो, इसको कहां सोचना है? जब अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भी सोचेंगे, बाकी इसको नहीं सोचना, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00 जीरो है ना, इसके बाद ही नहीं सोचना है। इसके बाद भी सोचें तो एक जीरो है, और सोचो तो दूसरा जीरो है, और सोचो 3 जीरो है, इसके बाद क्या सोचोगे? ये सोचोगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास 0। तो इलेक्ट्रॉन 10 भी आ जाए तो भी, कोई 100 भी आ जाए तो भी मास में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, 0 ही रहेगा। तो ये आया 0.1 मोल। कितने मोल आ गया? 0.1 मोल। और 0.1 मोल का मतलब कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 की जगह अब क्या बचा? 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ N3-1 आयन। इतने मॉलिक्यूल है आयन के, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर आयन है,
कैसा है, मॉलिक्यूल का आयन, और Cl-1 लिख देता तो एटॉमिक आयन है। ये एटम का आयन है, ये जो है ना एटम का आयन है, और ये मॉलिक्यूल का आयन है। ये आ गया N3 नेगेटिव आयन। अब बताइए, अब ये पहली बात मेरे पास आ गई। अब मुझे दूसरी बात भी तो समझना है कि एक आयन में N3 नेगेटिव के एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपसे पूछा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन पूछते तो नाइट्रोजन में 7 × 3, ठीक है, 21, और एक और ये नेगेटिव चार्ज वाला तो कितना हो जाता। हाँ, अब मुझे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो बताओ, नाइट्रोजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो। 5 × 3 15, और एक ये, और इसको माइनस करोगे कि प्लस, माइनस तो नहीं कर दोगे, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ गया 16। ये 16 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे एक N3 आयन में 1 N3 आयन, एक N3 आयन में 16 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास कितने आयन है, इतने आयन है। तो बस थर्ड पॉइंट ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 16 इंटू 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए। और अगर आप इसको 22 है ना, और अगर आप और इसको ऐसा लिखना चाहो तो 1.6 × 6.023 × 10⁻23, और ये जो वैल्यू है यह एवोगैड्रो नंबर मींस मोल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1.6 Na, इसको 1.6 Na मोल। अब बताओ, सारी बातें आ गई समझ में। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल में क्या कौन सी चीज कैसी पूछी जाए, उसको कैसे सोचना है, ये आपको बता दिया। आ गया समझ में। अगला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स की महिमा समझ आ गई। अब नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जैसे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखते हैं, ठीक है। उठाओ उसको, क्या ना, मोल गया, मोल गया। अब क्या करेगी, मोल तो गए, अब इक्विवेलेंट को मत जाने दे। तुम लोग
यार कुछ फांस गड़ गई है। अब आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, अरे तुम लोग सो जाते हो। अब बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं और वो सो रही है, तो कैसे? कम से कम कुछ तो उसके कान में जाए बात। अब सही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू चलो, जब तुम लोग की बात खत्म हो जाएंगी तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तुम लोग रोक दिया करो मुझे, सर प्लीज बात करना है, बात करना है, रुक जाइए। तुम्हारी कसम मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। अब जब तुम बोल दोगे कि सर अब बात बंद हो गई तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, तब तक मेरा मुंह बंद रहेगा, जब तक तुम्हारा खुला रहेगा। अभी बंद नहीं हुई तुम लोग की बातें हैं, इसके बावजूद मुझे क्या बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंट। ऐसा लगना चाहिए कि क्लास है ही नहीं, चल ही नहीं रही है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, यहां देखिए किसमें है, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हमको बार बार इस सब्सटेंस पर ध्यान देना है कि हम किस सब्सटेंस को पढ़ रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि आप जो भी बात करेंगे इसकी इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, इसकी बात हमको समझना है। ठीक है। और जब तक हमको इक्विवेलेंट वेट नहीं मालूम होगा तब तक अपन ये नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तुमको मॉलिक्यूलर वेट मालूम था तो तुमने बड़ी आसानी से क्या निकाल लिया था, इक्विवेलेंट वेट। लेकिन तुमने मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मालूम था तो इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट मालूम था तो मोल्स निकाल लिए। लेकिन बिना इक्विवेलेंट वेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं निकाले जा सकते। ये इक्विवेलेंट वेट है और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, जिसे हम वैलेंसी फैक्टर, जिसे हम एन फैक्टर कहते हैं, वह हमें मालूम होना चाहिए। ये दो मालूम है तो हमको क्या मिल जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए, अब मैं आपको ले चलता हूं कहां, सब्सटेंस में। अगर आपका सब्सटेंस सिंपल आयन है, ठीक है, तो एन फैक्टर ऑफ आयन इज इक्वल टू उस पर जो चार्ज है वह हो जाएगा। इफ द सब्सटेंस इज आयन देन एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज।
जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया सोडियम आयन, तो बताइए सोडियम आयन का एन फैक्टर कितना, 1। मैंने लिया कैल्शियम आयन तो एन फैक्टर 2। मैंने एल्यूमिनियम आयन लिया तो एन फैक्टर 3। मैंने Cl आयन लिया तो एन फैक्टर 1। मैंने सपोज ऑक्साइड आयन लिया तो एन फैक्टर 2। मैंने नाइट्राइड आयन लिया तो एन फैक्टर 3। ठीक है। मैंने सल्फेट आयन लिया, सल्फेट आयन कंपाउंड आयन है, तो एन फैक्टर 2। मैंने अमोनियम आयन लिया तो एन फैक्टर 1। अब बताइए जो चार्ज वह एन फैक्टर, माइनस मत कर देना, चार्ज लिखा मैंने, चार्ज का साइन नहीं लिखा, चार्ज साइन ऑफ चार्ज नहीं, चार्ज विथ साइन नहीं बोला मैंने, चार्ज। समझ आ गया? तो अब बताइए क्या तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालने हो, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, इसको यदि हटा दें यहां तक, तो एटॉमिक वेट अपान एन फैक्टर। इसका एटॉमिक वेट कितना, 23 डिवाइडेड बाई 1। इसका एटॉमिक वेट कितना, कैल्शियम 40 डिवाइडेड बाई 2। इसका एल्यूमिनियम 27 डिवाइडेड बाई 3। क्लोराइड आयन 35.5 डिवाइडेड बाई 1। ऑक्साइड आयन 16 डिवाइडेड बाई 2। नाइट्राइड आयन 14 डिवाइडेड बाई 3। अब ये यहां के बाद ये कंपाउंड आयन है, क्या है ये, कंपाउंड आयन। और कंपाउंड आयन के लिए हमको सोचना है सल्फेट, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64 प्लस 32 96 डिवाइडेड बाई 2। अमोनियम आयन नाइट्रोजन 14 प्लस 4 कितने 18 डिवाइडेड बाई 1। अब आया समझ में तुमको, सब्सटेंस क्या हो यहां पर, आयन। तो उस आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। फटाफट लिखेंगे। अब इतने मैंने एग्जांपल दे दिए, आयनों से समझ आ गई बात। अब यदि मान लो मुझे क्या मिल गया, इक्विवेलेंट वेट, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर। आपको वो सब्सटेंस समझना है कि हम उसमें एटॉमिक वेट यूज करें कि मॉलिक्यूलर वेट। अब सब्सटेंस का मीनिंग समझ आ गया। तो यहां क्या यूज किया मैंने, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ये यूज किया मैंने। और यहां क्या यूज किया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। समझ आ गया? हटा दूं अब देखो, अब यदि मैंने सब्सटेंस सॉल्ट ले लिया, सब्सटेंस क्या ले लिया मैंने, साल्ट, और सॉल्ट बोला NaCl, सॉल्ट बोला CaCl2, सॉल्ट बोला Al2SO4 थ्राइस, ये सॉल्ट है। ठीक है, कोई भी सॉल्ट। सब यहां ध्यान से देखो, एन फैक्टर समझ आ जाएगा। देखो सोडियम आयन का चार्ज है 1 और कोफिशिएंट भी 1। NaCl में Cl का कोफिशिएंट 1, चार्ज 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज +2, यहाँ कोफिशिएंट कितना 2 और चार्ज कितना 3, यहाँ कोफिशिएंट कितना 3 और चार्ज कितना। देखो चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज टोटल देखो चाहे नेगेटिव चार्ज बराबर रहेंगे। यहां देखो कैल्शियम में +2 इंटू 1, तो यहां -1 इंटू 2, चार्ज बराबर। तो ध्यान दीजिए, साल्ट का सब्सटेंस यदि साल्ट है तो उसका एन फैक्टर इक्वल टू, ये देखिए, चार्ज ऑन केटायन इंटू कोफिशिएंट ऑफ केटायन, बस। या उल्टा,
चार्ज ऑन एनायन इनटू कोफिशिएंट ऑफ एनायन, कोई भी एक ले सकते हैं। चार्ज ऑफ केटायन इनटू कोफिशिएंट ऑफ केटायन, कोफिशिएंट ऑफ केटायन। यहां देखिए NaCl का केस लेते हैं, तो NaCl के केस में चार्ज ऑन केटायन है 1 और कोफिशिएंट है 1, क्या आ गया एन फैक्टर 1। इस केस को देखिए, बोलो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है। कैल्शियम आयन पर चार्ज बोलिए 2 और कोफिशिएंट है 1, तो 2 आ गया। उल्टा इसको देखिए, इसका चार्ज है 1, कोफिशिएंट है 2, मैंने चार्ज का साइन नहीं लिया है, सिर्फ चार्ज किसी का भी। इसको देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको लास्ट के लास्ट ईयर उसमें आया है नीट में, Al2 बोलिए +3, चार्ज कितना है +3, तो 3 ले दिया मैंने, और कोफिशिएंट 2, ये हो गया 6। और बताइए सल्फेट आयन का कोफिशिएंट है 3 और चार्ज है 2, तो वही बात है। तो तुम चाहे केटायन के लिए लिखो चाहे एनायन के लिए लिखो, बात समझ आ गई। अब इसी से हम यहीं के यहीं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इनका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। बताइए इक्विवेलेंट वेट इसका 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 निकाल सकते हो आप। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम होता है 40 और क्लोरीन है 71, 35.5 इंटू 2, 71 + 40 कितना हो गया 111, 111 डिवाइडेड बाई 2। और एल्यूमिनियम सल्फेट निकालना है, अब तो थोड़ा कठिन है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये देखिए E इक्वल टू एल्यूमिनियम 27 इंटू 2, और सल्फेट मैंने ये निकाला था 96, कर लेना। सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 16 इंटू 4 64 + 32 कितना आ गया 96। 96 इंटू 3 कर दीजिए, ये दोनों टोटल आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट, डिवाइड कीजिए 6 से, ये सॉल्ट का एन फैक्टर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, यदि सब्सटेंस क्या दिया जाए सॉल्ट, तो उसका मास रखना डिवाइडेड बाई उसका इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने की विद्या सामने है साल्ट के लिए। अब तीसरी बात, यहां देखो अब हमको देखना है एन फैक्टर ऑफ आयन इन ए गिवन साल्ट। बस ये देखिए एन फैक्टर ऑफ आयन इन गिवन साल्ट। भाइयों तुमसे Na आयन का एन फैक्टर पूछा जाए तो कितना, इसका एन फैक्टर पूछा जा रहा है तो बस 1, ठीक है। आपसे Al2SO4 थ्राइस में एल्यूमिनियम का एन फैक्टर पूछा जा रहा है तो कितना 3। दिस इज द एन फैक्टर ऑफ सोडियम आयन, दिस इज द एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। समझ गए। 6 नहीं, 6 क्या है एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। Al2SO4 थ्राइस को पानी में डालो तो एल्यूमिनियम आयन बने 2, सल्फेट आयन बने 3। एक एल्यूमिनियम आयन पर चार्ज कितना, तो 10 एल्यूमिनियम आयन थोड़ी लोगे। अगर मान लो किसी में 10 एल्यूमिनियम आयन है तो क्या 10 लोगे। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ठीक है। तो उसमें केटायन देखने हैं कितने हैं, तो यहां देखिए
SnCl4 में Cl पर कितना चार्ज है? तो Cl का एन फैक्टर, दिस इज द एन फैक्टर ऑफ Cl, दिस इज द एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, दिस इज द एन फैक्टर ऑफ सोडियम आयन, दिस इज द एन फैक्टर ऑफ क्लोराइड आयन, and +4 is the n factor of Sn plus ion. तो किसी भी सॉल्ट में यदि उसके आयन का एन फैक्टर देखना हो तो उस आयन पे चार्ज, बस उस आयन का चार्ज, एन फैक्टर ऑफ आयन इन ए गिवन सॉल्ट इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन, बस चार्ज ऑफ आयन। अब बोलो समस्या तो नहीं, सिंपल। अरे मैंने क्लीन कर दिया, आपसे पूछा नहीं, ये लिख लिया, ये वाला लिख लिया था ये। लिखिए, यदि सब्सटेंस एसिड हो, जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे H3PO4, तो एन फैक्टर उस सब्सटेंस का, एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H। नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H, रिप्लेसिबल का मतलब जो एसिडिक H हैं वही रिप्लेस होंगे, और जो एसिडिक H नहीं है वे रिप्लेस नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H इसमें 1 दिख रहे हैं, HCl में, H2SO4 में 2 दिख रहे हैं, H3PO4 में 3 दिख रहे हैं, ये एन फैक्टर होंगे। समझ आ गया? एन फैक्टर ऑफ HCl, एन फैक्टर ऑफ H2SO4, एन फैक्टर ऑफ H3PO4। तो इनके इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। भाइयों इक्विवेलेंट वेट HCl का 35.5 प्लस 1 36.5 डिवाइडेड बाई 1, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 98 डिवाइडेड बाई 249, इक्विवेलेंट मास H3PO4 का 98 डिवाइडेड बाई 3, निकाल लेना जो भी आए। अब उन डिवाइड नहीं करना, 98/3 रख दिया, सीधा खत्म, और क्या, अपने आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अनिल बाबू, मेरे को सबसे पहले पानी भिजवाना। ये क्या है? इनकम टैक्स वाला है। अरे चप्पल कहाँ से मंगा लेता यार। चप्पल देने वाला कोई है ही नहीं, सब गए। मारने वाले बहुत है। बताओ कहाँ करना है साइन? सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग पेमेंट, ये ना? ये काहे के लिए है? लिखना है कि ये पैसा है, वो कहाँ है?
भैया जरा बंद कर देना। काफी विचार करना है हमको। आप देखिए, अगर मैं आपको H3PO4 ना देके H3PO3 दे देता तो एन फैक्टर यहां 2 होता। यह डाई बेसिक है, कभी बताया है मैंने आपको? बिल्कुल बताया है, इसके पहले वाले चैप्टर में। मोनो बेसिक है ये, जिनकी बेसिसिटी क्या है? 2 वे डाई बेसिक। H3PO4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भाइयों ऐसा बनेगा H3PO4। फास्फोरस P डबल बॉन्ड O, ये OH, कितने हो गए ऑक्सीजन बताइए? 2। ये ऑक्सीजन से OH, ये ऑक्सीजन से OH। देखिए H3PO4 कैसा दिख रहा है? ट्राई बेसिक। कैसा दिख रहा है? 1 2 3। लेकिन अगर आप H3PO3 बनाओगे तो कैसा बनाओगे? ये देखो, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक जो हाइड्रोजन है ये फास्फोरस से जुड़ा है। यह डाई बेसिक हुआ। 1 और 1 2, ये डाई बेसिक, इसकी बेसिसिटी 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है। फास्फोरस 31 होता है, लिख लेना जिनको नहीं याद हो। हाइड्रोजन तो 1 होता है, फास्फोरस 31 होता है, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 कर देना। अच्छा, H3PO2 ये होता है साहब मोनोबेसिक। ये मोनोबेसिक है, इसकी बेसिसिटी 1 है। H3PO3, H3PO2, H3PO2 का स्ट्रक्चर आपको मैंने बनाया है। ये फास्फोरस, ये OH, ये पहला काम, ये दूसरा काम, और ये देखिए एक ही मोनोबेसिक है ये। इसका अगर आपको इक्विवेलेंट मास देखना है तो वह मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 होगा। मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। समझ आ गया? तो ऐसे जब तक आपको ये सही स्ट्रक्चर नहीं आएंगे उनके मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं निकाल पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 हैं। ठीक है, ये तो मालूम होते ही हैं, और नहीं भी मालूम हो तो गलती भी नहीं होंगे, लेकिन ये मालूम हो तो ही सही हो पाएंगे। तो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी। हो गए, लिख लिया सबने?